डॉक्टर संदीप पांडे, मैं आपसे एक दो चीजें जरा समझ लूं। और वो एक तो यह है कि जब ये विपक्षी एकता की बात हो रही थी तो मुझे लगता है कि इसकी पटकथा पहला नीतीश कुमार ने जब एनडीए छोड़ के वापस महागठबंधन में आए तो वहां से लोगों को लगा कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है और अब तो वो हो जाएगा, सब लोगों में एक नई स्फूर्ति आ गई। दूसरा, हमें ऐसा लगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, भारत जोड़ो यात्रा में हर पार्टी को ऐसा लगा कि एक कनेक्ट हो रहा है और वो कनेक्ट देश के लिए अच्छा है। और वो जितने लोग राहुल गांधी को मिले, वो हो सकता है राहुल गांधी या कांग्रेस को वोट ना दें, लेकिन कम से कम एक अच्छी बात हुई कि नेता जमीन पे उतरा, लोगों से संपर्क किया। तीसरा, फिर जब राहुल गांधी ने अडानी की बात को संसद में बिल्कुल जोरदार ढंग से उठाया और मोदी जी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि भाई 20,000 करोड़ किसके आए आपके साथ, तब भी लोगों को लगा कि ये सब टर्निंग पॉइंट्स थे। लेकिन जो मेन टर्निंग पॉइंट आया वो पटना की विपक्ष की मीटिंग आई। उसके बाद जो बीजेपी सरकार जिस तरह से एकदम से बौखला तो गई थी, अब क्या क्या कर रही है वो, जो महाराष्ट्र में उसने कराया, मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे तो फायदा शायद शरद पवार का हो गया। और उनकी कुछ, मैं अगर मानूं तो उनका जीवन अच्छा और कुछ साल और बढ़ गया है, क्योंकि इससे बड़ी खुराक नहीं होती है। वो अब रोज वो इस समय वो पॉलिटिकल टूर पे हैं, रोज जन जागरण में है, और वो कह रहे हैं कि जनता को मैं दिखाऊंगा, 3 महीने का समय दीजिए, 3 महीने के अंदर मैं फिर से एनसीपी को उतनी ताकत से ज्यादा मजबूत करके दिखाऊंगा। इन सबके बीच आपको क्या लग रहा है कि अभी विपक्षी एकता में बहुत से इफ एंड बट्स हैं, या वो करीब करीब एक एक किनारे लग रही है? क्योंकि जैसा अखिलेश यादव जी चले गए तेलंगाना, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरी ये शर्तें हैं, कहीं किनारे मामला कुछ हो रहा है कि नहीं? जी आनंद जी, नमस्कार आपको और ब्रजेश भाई और प्रोफेसर शमीम साहब को। मुझे लगता है कि देखिए, हम किसी एक घटना से या किसी एक समय कुछ हुआ उससे अभी निष्कर्ष न निकालें, क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय ऐसा था जब ममता बनर्जी लग रहा था कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी, अरविंद केजरीवाल तो साफ साफ कह रहे थे कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, और फिर नीतीश कुमार ने सबको एक किया बिहार में, ये हमने देखा। अब अखिलेश अगर केसीआर से मिलने चले गए हैं तो इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं माना जाना चाहिए कि इससे कहीं विपक्षी एकता बिखरेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के केसीआर से भी संबंध है अच्छे। केसीआर पटना आ चुके हैं पहले, तो दोनों की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई है। तो हमें लगता है कि और जैसा आप खुद ही कह रहे हैं, महाराष्ट्र में जो हुआ है, ये तो अजीत पवार तो शायद मेरे ख्याल से काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे, तो वो चले गए तो शायद अच्छा ही हुआ शरद पवार के लिए। जैसा आप कह रहे हैं, कम से कम उन्हें अब इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि वो इस बात पे नजर रखें कि वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आते आते ये सभी विपक्षी दल, इनकी मजबूरी है अब देखिए साथ आना, क्योंकि अगर ये साथ में नहीं आएंगे तो ये सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्षी दलों को निशाना बना रही है, उसमें से कोई भी नहीं बचेगा। जो महाराष्ट्र में हुआ शिवसेना के साथ और अब एनसीपी के साथ, और पहले भी इन्होंने इस तरह से सरकारें गिराई हैं, और जिस तरह से ये ईडी और सीबीआई की धमकी दे के लोगों को पार्टी में शामिल करा रहे हैं, ये सबको मालूम है ये खतरा। और इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव आते आते आप देखेंगे कि ये सारे दल, इनकी मजबूरी है साथ आना, इसलिए ये साथ आएंगे। और उसमें मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। तो संदीप, एक चीज आपसे, क्योंकि ये चुनाव तो अपनी जगह लड़े जाएंगे, यहाँ जात, यहाँ पात, यहाँ धर्म, यहाँ वो, लेकिन ये 2024 का चुनाव ऐसा लगता था कि इसके लार्जर क्वेश्चंस हैं। इसके क्वेश्चंस हैं कि इस देश का लोकतंत्र कितना मजबूत रहेगा। ऐसा लगता है कि इसके बाद बहुत सी बुनियादी बातों में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है, मतलब कोई बेशर्मी की वो सारी सीमाएं लांघ गया है,
उसके बाद उम्मीद ऐसी थी कि शायद ये चुनाव जो 2024 का उसके मुद्दे ये होंगे, इस चुनाव के मुद्दे शायद गरीबी और बेरोजगारी होगा, लेकिन घूम फिर करके फिर से वो जो, क्योंकि बीजेपी एजेंडा सेट कर रही है, वो यूसीसी कह लीजिए या कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम वाला मामला ही चलाने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है कि 2024 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश क्या कुछ चेंज कर पाएगा या वही पुराना 60-65 सीट बीजेपी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक इंपॉर्टेंट जगह है जहां से बहुत सी चीजें तय होंगी। जी आनंद जी, अगर हम कर्नाटक चुनाव को देखें तो कर्नाटक में जितनी मेहनत कांग्रेस ने की है उससे कम मेहनत वहाँ का जो नागरिक समाज है, जो छोटे 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 दल थे, जन संगठन थे। अभी आने वाले शनिवार को एक ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है जो एमजी देवसायम साहब कर रहे हैं। आपको मालूम है कि वो ईवीएम और ये जो वीवीपैट है इसके खिलाफ पूरा उन्होंने अभियान चलाया हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि एक वेक अप कर्नाटक नाम का एक फोरम बना था, वेक अप कर्नाटक, और उसमें नागरिक समाज के लोग शामिल हुए थे, छोटे दलों संगठनों के लोग शामिल हुए थे, और इस पूरे मंच ने एक जमीनी स्तर पे लोगों के बीच में जाके काम किया, और उसकी भी कर्नाटक में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही इस चुनाव में। कांग्रेस के पक्ष में जो जो मतदान हुआ, और हम लोग भी लगातार करते आए हैं। मुझे याद है 2004 के चुनाव में जब अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से लड़ रहे थे तो हम लोग भी खड़े होकर पर्चे बांट रहे थे कि लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें। तो बहुत सारे लोग ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं, किसी बड़ी पार्टी में नहीं है, वो भी इस बार उतर के मैदान में प्रचार करने वाले हैं और लोगों को समझाने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट न दिया जाए, क्योंकि इससे देश को बहुत बड़ा खतरा है। अभी परसों यहाँ अहमदाबाद में हम लोगों ने एक बैठक की जिसमें जिसका शीर्षक था संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, और उसमें सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल, सोशलिस्ट पार्टी हमारी वो तो आयोजकों में से ही थी, और लोक राजनीति मंच के बैनर के तहत मीटिंग हुई थी, और उसमें कांग्रेस के बहुत सारे नेता शामिल हुए, जिसमें डीपी राय साहब आए, दीपक बाबरिया जी जिनको अभी दिल्ली और हरियाणा का प्रभार दिया गया है, वो खुद आ गए मीटिंग में। और ऐसा लग रहा है कि लोग इस समय चाह रहे हैं कि जितने लोग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं वो सब एक मंच पे आए। तो एक तो मुझे ये दिख रहा है कि ऊपर के स्तर पे गठबंधन बनेगा जिसमें बड़ी पार्टियां साथ में आएंगी, आना उनकी मजबूरी है, और दूसरी तरफ एक जमीनी स्तर पे एक गठबंधन बनेगा लोगों का, जिसमें जन संगठन, छोटे दल और व्यक्ति जो किसी संगठन दल से नहीं भी जुड़े हैं, जैसे एमजी देवसायम साहब हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग लगेंगे भारतीय जनता पार्टी को हराने में। कर्नाटक में लोगों को सफलता मिली, और आप देखिए कि किस तरह से वहाँ के चुनाव को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की गई। बजरंग बली के नारे और केरला फाइल्स फिल्म रिलीज की गई, और इस तरह की काफ़ी कोशिश हुई, लेकिन अंत में लोग उस झांसे में नहीं आए। लोगों ने जो आम जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दे थे, अंत में जाके उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दिया। हिजाब को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया था, बाहर से लगता था कि पूरे कर्नाटक में हिजाब बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मैं तो 1 साल पहले गया था कर्नाटक में, और दोदबल्लापुर बेंगलोर के बाहर 40 किलोमीटर 2 कॉलेजों में गया, और लड़कियां बड़े आराम से हिजाब पहन के बैठी हुई थी क्लास में। तो पता ये लगा कि वो तो कर्नाटक के एक बहुत छोटे से हिस्से में वो जो भी विवाद हो रहा था वो हो रहा था। कर्नाटक उससे कोई ऐसा प्रभावित नहीं हुआ था। हमें लगता है कि चूंकि मीडिया आज इनके हाथ में है, तो ये अपने मुद्दों को इस तरह से उठा देते हैं जो लगता है कि बहुत प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन असल में आम लोग जो है उससे इतने प्रभावित नहीं होते हैं। तो अगर ये ट्रेंड रहा तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि लोग इस बार अपना कुछ मन बदलें।